एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हेन के मायके वालों और उसके ऑफिस में सभी को पता चल जाता है कि हेन बीमार है और उसके पास जीने के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है। और वहीं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं कि हेन की बात सुनकर यूनवू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और हेन से पूछा जा रहा होता है कि क्या आपकी बीमारी के बारे में यूनसंग को पहले से ही पता था, लेकिन इस पर हेन कुछ भी नहीं कहती और वो यूनवू की तरफ आ रही होती है और यूनवू हेन की तरफ आ रहा होता है और तभी हेन नीचे आती है। तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगता है जिसकी वजह से वो यूनवू की बाहों में बेहोश हो जाती है। उसके बाद हेन को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और ये देखकर यूनवू तो पूरी तरह से टूट ही जाता है। और फिर हेन के फैमिली वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेन को इस हालत में देखकर वो काफ़ी सैड हो जाते हैं। फिर हम ब्योमजा और ग्रेस को देखते हैं जो कि चेयरमैन से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सोली अपने आदमियों को लेकर आ जाती है और वो उन दोनों को लिफ्ट से बाहर आने के लिए कहती है। ग्रेस तो चुपचाप आ जाती है लेकिन ब्योमजा नहीं आती और वो सोली के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे पापा के गार्डियन कभी भी नहीं हो सकती और मैं अपने पापा से मिलकर ही रहूँगी। लेकिन सोली के आदमी ब्योमजा को उठाकर लिफ्ट से बाहर निकालते हैं और सोली वहाँ से चली जाती है और उसके बाद ब्योमजा सीढ़ियों से ही चेयरमैन के रूम में जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर पहले ही सोली अपने आदमियों के साथ होती है तो ब्योमजा उसे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया, बस एक बार मुझे मेरे पापा से मिलने दो, अगर तुम चाहो तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ। तो ब्योमजा की ऐसी कंडीशन को देखकर सोली कहती है कि ठीक है, बस एक बार मैं तुम्हें चेयरमैन से मिलने दूंगी, लेकिन उसके बाद मेरे सामने कभी मत आना। तो ब्योमजा कहती है कि ठीक है। फिर ब्योमजा रूम में आती है तो देखती है कि चेयरमैन को होश आ चुका होता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है और उन्हें हक करती है और कहती है कि पापा तुम ठीक तो हो ना। और उसके बाद वो सोली के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ, पापा को होश आ चुकी है। और वो चेयरमैन को कहती है कि चलो पुलिस को कॉल करते हैं और इसे अरेस्ट करवाएंगे। लेकिन चेयरमैन सोली को देखता है और उसे देखकर कहता है कि ये कौन है। ये सुनकर वो काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि चेयरमैन का मेमोरी लॉस हो चुका होता है और ब्योमजा को धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि डॉक्टर को कह रही होती है कि हेन को क्या हुआ है। साथ ही वो यूनवू के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि हेन बीमार है, तो तुमने उसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया, तुमने हमें फिर से धोखा दिया। तो ब्योमजून उसे चुप करवाता है और कहता है कि हमें नाराज़ होने का कोई भी हक नहीं है। और वो डॉक्टर से पूछता है हेन की कंडीशन के बारे में, तो डॉक्टर उसे बताता है कि हेन की कंडीशन काफ़ी सीरियस है और काफ़ी रेयर केसेस होते हैं कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट बच जाए और हेन की इस हालत में हम उसे ट्रीट भी नहीं कर सकते। और ये सुनकर किम सन काफ़ी सैड होती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और यूनवू कहता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर ब्योमजून हेन से मिलने के लिए अंदर आता है तो यूनवू से कहता है कि हेन ने आप सभी को बताने के लिए मना किया था, लेकिन इसलिए क्योंकि वो आप सभी को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो आप कुछ भी गलत मत सोचना। तो ब्योमजून कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद हम ब्योमजून को लिफ्ट में देखते हैं जो कि हेन के बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा सैड होता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर हम किम सोन को देखते हैं जो कि रो रही होती है। तभी वहाँ पर ब्योमजा आती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। किम सोन कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता था, इसलिए तुमने मुझे कहा था कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे रिग्रेट हो, मतलब कि मेरे अलावा सभी को पता था। लेकिन फिर वो याद करती है कि हेई ने उसे एक बार कहा था कि अभी मेरे पास एक सीरियस मैटर है जिसके बारे में मैंने सोचना है, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि चाहे प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, तुम सभी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेती हो। और जब हेन बेहोश हुई थी तब भी मैंने उसे कह दिया था कि कोई बड़ी बात नहीं है, नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भी बेहोश हो सकता है। और यह सोचकर किम सन रोने लगती है और कहती है कि सारी मेरी ही गलती है। वही हम यूनवू को देखते हैं जिसने कि हेन का हाथ पकड़ा हुआ होता है और उसके होश में आने का वेट कर रहा होता है। फिर हम यूनसंग को देखते हैं, उसके पास चोन डहाई की कॉल आती है और उससे पूछती है कि क्या हेन सच में बीमार है। ये पता लगने के बाद सोचल तो काफ़ी शौक हो गया होगा, तो प्लीज़ तुम उसका ध्यान रखना क्योंकि उसे एंग्जाइटी प्रॉब्लम है और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो प्लीज़ उससे पूछ लेना कि क्या वो मेडिकेशन ले रहा है। इस पर यूनसंग को गुस्सा आता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने मुझे फिर से कॉल की तो मैं खुद ही सूचल को मार डालूंगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हम सूचल को देखते हैं जो कि हेन के रूम में आता है। वहाँ पर यूनवू होती है और वो सूचल को एक चार्म दिखाता है और कहता है कि ये चार्म मैं हमेशा अपने पास रखता था क्योंकि मैं हेन से बेटर बनना चाहता था। और वो रोने लगता है और कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे ये चार्म अपने पास रखना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से ही हेन बीमार हो गई है। तो सूचल को संभालने के लिए यूनवू से हक करता है और तभी हेन को होश आ जाती है और वो सूचल को कहती है कि तुम किस चार्म की बात कर रहे हो। साथ ही वो उसे कहती है कि सभी चीज़ों के लिए सॉरी। तो सॉरी सुनकर सूचल यूनवू कहता है कि मुझे लगता है कि हेन अभी राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है क्योंकि मुझे सॉरी कह ही नहीं सकती। तो यूनवू कहता है कि तुम जाकर डॉक्टर और फैमिली को बुलाओ।
तो यूनवो हिन को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। हिन उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। यूनवो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो हिन कहते हैं कि मरने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब मर जाऊँ और मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता तुम्हें ये बताने का कि मैं किस तरह से फील करती हूँ। तो यूनवो से कहता है कि कल मैंने पूरी रात तुम्हें लेकर प्रे किया है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और मैंने भगवान को कहा है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करूँगा और अपनी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगा। तो हिन कहती है तुम मेरे लिए प्रे कर रहे थे या फिर भगवान को डरा रहे थे। तो यूनवो कहता है कि तुम भी फिर पागलों वाली बातें करना बंद करो। तो हिन कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि मैं आज की सुबह नहीं देख पाऊँगी और तुम्हें अपनी फीलिंग बताए बिना ही मैं मर जाऊँगी। तो यूनवो से हक करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। वहीं सोचल सबको और अपनी मॉम को बता देता है कि हिन को होश आ गई है, लेकिन किम सुन हिन के रूम में नहीं जाती, वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं हिन का पापा उसे कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। हिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ में उसे कहती हैं कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ब्योमजुन कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए थी, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स को जानते हैं, मैं सभी से कॉन्टैक्ट करूँगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हिन कहती है कि हाँ, और फिर उनसे पूछती है कि मॉम कहाँ पर है। वहीं हम किमसियोन को देखते हैं जो कि स्टेयर्स पर बैठकर रो रही होती हैं। तभी वहाँ पर यूनवो आता है और उसे कहती है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। यूनवो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि हिन बीमार है। किमसियोन कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही एक ऐसी माँ हूँ जिसे पता ही नहीं था कि उसकी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है और वो बीमार है। वहीं हिन भी किमसियोन की सारी बातें सुन रही होती है। किमसियोन कह रही होती है कि ये सारी मेरी गलती है, अपने भाई की डेथ के बाद हिन को मेरी ज़रूरत थी, और जब जब उसने मेरे पास आने की कोशिश की है मैंने हमेशा ही हिन को अपने से दूर कर दिया था। मेरी वजह से ही हिन को इतना ज़्यादा पेन और स्ट्रेस हो गया जिसकी वजह से आज वो बीमार है। ये सुनकर हिन बाहर आती है और किमसन को कहती है कि क्या आप डॉक्टर हो? डॉक्टर तक को नहीं पता है कि मेरी बीमारी का रीज़न क्या है, और आप मेरी बीमारी का रीज़न बता रहे हो। तो यूनू वहाँ से चला जाता है। तो किमसन हिन को कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी गलती है और मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी हर्ट हुआ होगा। हिन कहती है कभी मुझे हर्ट होता था और कभी होता भी नहीं था। तो किमसन रोते हुए कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मरना मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो हिन अपनी मॉम को हक कर लेती है और कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी और तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं सियोली चेयरमैन को घर ले आती है, उसके साथ ग्रेस भी होती है। सियोली चेयरमैन को कह रही होती है कि क्या आपको कुछ याद आया कि आप कहाँ पर हो, लेकिन चेयरमैन कुछ भी नहीं कहता। वहाँ पर कंपनी के काफ़ी सारे लोग होते हैं, साथ ही सियोली और चेयरमैन की वीडियो भी बनाई जा रही होती है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं, सियोली चेयरमैन को खाना खिलाती है और यह सब कुछ भी रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। फिर चेयरमैन को दूसरे रूम में ले जाते हैं और सियोली उन सभी को कहती है कि चेयरमैन मेरे बिना खाना नहीं खाता तो मुझे चेयरमैन के साथ ही रहना होगा। तो वो सभी सियोली को थैंक यू कहते हैं कि आपकी वजह से ही चेयरमैन को होश आई है। फिर सियोली उन्हें कहती है कि यूनसंग ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर ली। तो वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता था कि यूनसंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तो सियोली कहती है कि तुम सारे ड्राफ्ट यूनसंग को देते हो ना, लेकिन उससे पहले वो मुझे दे देना। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो सियोली कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सभी लोग कंपनी के अगेंस्ट हो गए हैं और हमारे स्टॉक भी काफ़ी गिर रहे हैं। फिर हम यूनसंग को देखते हैं, एक आदमी से बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से काफ़ी लोग हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं और हमारे स्टॉक भी गिर रहे हैं। तो यूनसंग कहता है कि हमें चेयरमैन का सीक्रेट फंड ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता चला कि वो कहाँ पर हो सकता है? तो उसे बताता है कि मलेशिया में लेबोनिया के बैंक में 900 बिलियन वॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो शायद वो वहाँ पर हो सकता है। तो यूनसंग कहता है कि एक आदमी को वहाँ पर भेजो। फिर हम बेगडू और ब्योमजुन को देखते हैं। बेगडू ब्योमजुन को अच्छे से खाने के लिए कह रहा होता है कि अपनी फैमिली को संभालने के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, लेकिन ब्योमजुन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी फैमिली का पिलर हूँ और अपनी फैमिली को संभाल सकता हूँ, और शायद इसीलिए हेइन ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे नहीं बताया। मैंने हेइन को कह तो दिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बेगडू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ही अपनी फैमिली के पिलर हो और आपको ही अपनी फैमिली को संभालना है। फिर हेइन और यूनवो साथ में कमेंट पढ़ रहे होते हैं और हेइन पढ़ती है कि लोगों ने कमेंट किया होता है कि हेइन ने यूनवो को डिवोर्स दे दिया, लेकिन अभी भी वो अपने एक्स हस्बैंड को प्यार करती है। ये देखकर यूनवो हंसने लगता है। हेइन कहती है तुम हंस क्यों रही हो? यूनवो कहता है कि कमेंट पढ़कर परेशान होने वाली क्या बात है। तो हेइन देखते हैं कि पीछे कुछ लेडीज़ होती है जो कि पहले तो उनकी फ़ोटोज़ खींच रही होती है, लेकिन फिर वहाँ से जाने लगती हैं। तो हेइन कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है
कि कोई मुझे नोटिस नहीं करा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो यूनवो कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो कि वो हमें नोटिस करे। यूनवो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हेन कहती है कि तुम काफ़ी प्यार से मेरी तरफ देखो। फिर यूनवो हेन की तरफ काफ़ी प्यार से देखने लगता है और कहता है क्या मुझे ऐसे देखना चाहिए। और यूनवो को इस तरह से देखकर हेन खड़ी होती है और कहती है आखिर तुम मुझे कब तक इस तरह से देखने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी लेफ्ट आर्म कुछ करना चाहती है। और फिर यूनवो हेन को पकड़ लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर यूनसंग आ जाता है। फिर हेन और यूनसंग बात करते हैं। यूनसंग कहता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो हेन कहती है मुझे पता है कि तुम मीडिया वालों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारे स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। यूनसंग कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। हेन कहती है ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और तुम ये डिज़र्व करते हो। यूनसंग कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। हेन कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने मुझे फिर से प्रोवोक करने की कोशिश की तो आगे इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। तो यूनसंग कहता है जब तुमने मुझे कॉल की थी मेरा दिल धड़कना स्टार्ट हो गया था, हालांकि मुझे पता है कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। हेन कहती है कि कॉलेज टाइम में मैंने तुमसे पहले अपना रिश्ता तोड़ दिया था। तुमने स्ट्रगल टाइम में मेरी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैंने स्ट्रगल भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही की है। यूनसंग कहता है कि मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और मैं चाहता था कि तुम बस मेरे पास ही रहो। हेन कहती है क्या तुम सभी को इसी तरह से ट्रीट करते हो। यूनसंग कहता है लेकिन यूनवो के बारे में क्या, तुम्हें क्या लगता है क्या वो तुम्हारा प्यार डिजर्व करता है। उसने तो तुम्हें डिवोर्स भी दे दिया है। हेन कहती है कि तो क्या हुआ और अब वो मेरे साथ है। फिर यूनसंग बाहर आता है, वहाँ पर यूनवो होता है और वो यूनवो कहता है क्या तुम हेन से फिर से प्यार करने वाले हो जबकि तुम्हें पता है तुम्हारा डिवोर्स हो गया है और वो जल्दी मरने वाली है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर यूनवो गुस्सा आता है और वह यूनसंग को पकड़ लेता है और पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरा पेशेंस चेक मत करो। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूनसंग यूनवो के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो यूनवो भी यूनसंग को पंच कर देता है। यूनसंग उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम हेन को छोड़ दो। यूनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हेन को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर यूनसंग घर आता है, वहाँ पर सोली होती है और सोली उसे कहती है कि चेयरमैन यहीं पर है। यूनसंग कहता है कि अभी तो तुम बहुत खुश होगी। सोली कहती है कि मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, मेरे बेटे के प्यार ने मुझे ठुकरा दिया है। वो देखती है कि उसके फेस पर चोट लगी होती है तो उसे हाथ लगाने लगती है, लेकिन यूनसंग सोली को पीछे करता है और कहता है कि टिपिकल मॉम की एक्टिंग करना बंद करो। ये बोलकर यूनसंग वहाँ से चला जाता है। फिर यूनसंग अपने ऑफिस में होता है, तभी वहाँ पर स्योंग आता है। यूनसंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कॉल भी मत करना। स्योंग कहता है तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने फार्मर से डबल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया और इसकी वजह से मैं जेल जा सकता हूँ क्योंकि यूनवो चुप नहीं बैठ सकता। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ तुम भी जेल जाना डिजर्व करते हो क्योंकि ये काम मैंने अकेले तो नहीं किया है। फिर हम यूनवो और हेन को देखते हैं। हेन यूनवो कहती है कि यूनसंग को देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे सीक्रेट फंड के बारे में अभी पता चला है। तो यूनवो हेन को सीक्रेट फंड के बारे में बताने लगता है कि सीक्रेट फंड के साथ किस तरह से काम किया जाता है और लास्ट में सारा पैसा मलेशिया के बैंक में आता है। तो हेन कहती है मतलब कि सीक्रेट फंड मलेशिया में है। तो यूनवो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, हालांकि यूनसंग ने अपने आदमी को मलेशिया में भेजा है, लेकिन यूनसंग को फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता है। तो हेन कहती है लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। तो यूनवो से बताता है कि मैं उन सभी लोगों से मिला था जिन्होंने तुम्हारी कंपनी के लिए काफ़ी टाइम तक काम किया और मुझे उनसे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला और वो सभी तुम्हारी कंपनी को बचाना चाहते हैं। हेन कहती है लेकिन तुम इस कंपनी को क्यों बचाना चाहते हो। तो यूनवो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि यह कंपनी तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा मैटर करती है और इसी वजह से मैं इस कंपनी को बचाना चाहता हूँ। और ये सुनकर हेन स्माइल करती है। फिर हम यूनवो को ऑडिट टीम की मीटिंग में देखते हैं और यूनवो के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है कि उसने वीआईपी इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। तभी वहाँ पर यांगी कुछ लॉयर्स के साथ आता है। तो मीटिंग के लोग यांगियो कहते हैं कि तुम इस मीटिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो यांगियो ने आर्टिकल के बारे में बताने लगता है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए मैं किसी भी मीटिंग में इंटरफेयर कर सकता हूँ। फिर यांगी वहीं पर बैठ जाता है और यांगी उनसे पूछता है कि इस इन्फॉर्मेशन को कब लीक किया गया था। तो उसे बताते हैं कि 6 अगस्त को। तो यांगी कहता है कि यूनवो ने तो 29 जुलाई को ही अपनी सारी आईडी डिलीट कर दी थी। तो वो कहते हैं कि शायद यूनवो ने किसी और एम्प्लॉय की आईडी यूज़ की होगी। तो यांगी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसी नॉर्मल एम्प्लॉय की आईडी यूज़ करके वीआईपी इन्फॉर्मेशन को लीक किया जा सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर वो सभी भी चुप हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर यूनसंग आता है और यूनसंग और यूनवो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूनसंग स्योंग को कॉल करता है और कहता है कि यूनवो हम दोनों के रास्ते के बीच में आ रहा है तो उससे पीछा छुड़वाओ।
यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो उसे मारने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें काफ़ी पैसा दूंगा। तो सोंग भी इसके लिए मान जाता है। फिर हम युनवू को यांगी और बाकी लवर्स के साथ देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने युनवू को बचा लिया था। और फिर युनवू उन्हें एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि ये सीक्रेट फंड के बारे में है तो तुम इन पैसों को ट्रेस करो। और हमें दिखाया जाता है कि युनवू को यह डॉक्यूमेंट कैसे मिला है। एक मेड युनसेंग के ऑफिस की सफाई कर रही होती है तो इस डॉक्यूमेंट को डस्टबिन में लेकर एक आदमी को दे देती है और फिर वो आदमी नाक उस डॉक्यूमेंट को दे देता है और फिर ना ने उस डॉक्यूमेंट को हेन को दिया होता है क्योंकि वो सभी साथ में ही काम कर रहे थे। और फिर युनवू और हेन ने रात भर उस डॉक्यूमेंट को जोड़ा था क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फटा हुआ था। और युनवू यांगे को कहता है कि युनसेंग सीक्रेट फंड को ढूंढ रहा है और इसे मिलने के बाद वो और भी स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही इस सीक्रेट फंड को मैं ढूंढना चाहता हूँ। फिर हम सोली को देखते हैं। ग्रेस उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, सोली उसे इग्नोर कर रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम तो ब्योमजा की साइड थी ना। ग्रेस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हमेशा से ही आपकी साइड थी। फिर वो चेयरमैन के रूम में आते हैं और सोली चेयरमैन को कहने लगती है कि क्या आपको याद आया कि ये रूम कौन सा है। तो चेयरमैन टेबल की ओर देखता है और उसे कुछ याद आने लगता है और सोली इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और वो सभी को रूम से बाहर निकाल देती है। और फिर सोली चेयरमैन के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है क्या तुम्हें सच में सब कुछ याद आ गया? मुझे बताओ कि मेरे नाम से जो तुमने सीक्रेट फंड रखा हुआ है वो कहाँ पर है। और तभी सोली अपने रूम के बाहर एक ड्रोन देखती है जो कि कैनन चला रहा होता है सोली के ऊपर नज़र रखने के लिए, लेकिन सोली अपने रूम के कर्टेन बंद कर देती है। फिर हम ब्योमजा को गांव में देखते हैं और तभी वो सोंग के घर के बाहर रुकती है और वो देखती है कि सोंग वहाँ पर लेटा हुआ होता है और उसे देखकर ब्योमजा उसे देखती रह जाती है और कहती है कि अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा रिवील क्यों कर रहा है। तभी सोंग ब्योमजा को देख लेता है और उसे देखकर ब्योमजा नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर सोंग आता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है? ब्योमजा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रही थी तो बस मेरी तुम्हारे ऊपर नज़र पड़ गई। फिर सोंग उसे कुछ बेरीज देता है और कहता है क्या तुम्हारे लिए है। ब्योमजा कहते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। तो ब्योमजा कहती है मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम अपनी फीलिंग मुझसे कन्फेस कर रही हो? सोंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ब्योमजा कहते हैं वैसे तुम क्या काम करते हो? तो वो कहता है कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद का इतना बिजनेस है कि मैं उसी से सेटिस्फाई हूँ। तो ब्योमजा देखते हैं कि सोंग के पास काफ़ी सारी हैंड्स होती हैं और फिर सोंग वहाँ से चला जाता है और ब्योमजा बेरीज खाने लगती है और वो काफ़ी खुश भी होती है। फिर हम बोंगे और मिसू को देखते हैं जो कि बेरीज ही निकाल रहे होते हैं। मिसू कहती है कितनी सारी बेरीज आपके पास कैसे आई? तो वो कहती है कि मुझे सोंग ने दी है और तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी फ़ोटो ले रहा होता है। फिर हम हेन और युनवू की पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं क्योंकि हेन को डिस्चार्ज मिल चुका होता है और वो काफ़ी खुश होते हैं। और फिर हेन की मदर इन लॉ से कहती है कि मुझे युनवू से पता चला कि तुम्हारे वाइट ब्लड सेल काफ़ी कम है। हेन कहती है कि हाँ, तो युनवू कहता है लेकिन अभी इसने काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिया है। ये सुनकर बोंगे और किम सोन काफ़ी खुश होते हैं और वो दोनों ही आपस में कहने लगते हैं कि हेन को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए और उन दोनों को देखकर हेन काफ़ी खुश होती है। फिर हम हेन को देखते हैं जो कि ड्रायर लेकर युनवू के रूम में आती है और कहती है कि ये चल नहीं रहा है। और फिर युनवू खुद ही हेन के बाल सुखाने लगता है और कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे लिए न्यू ड्रायर लेना चाहिए? तो वो मना करती है और कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम हो ना जो कि मेरे बाल सुखा सकते हो। और मैं चाहती हूँ जब तक हम दोनों साथ में हैं हम बहुत खुश रहें क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब मर जाऊँगी। जुनू कहता है कि ऐसी बातें मत करो। साथ ही वो उसे बताती है कि कल कुछ टाइम के लिए मैं सूजोल का फेस भूल गई थी, साथ ही मुझे अपने डॉक्टर का नेम भी याद नहीं आ रहा था और ना ही मुझे पता चल रहा था कि डॉक्टर का रूम कहाँ पर है। डॉक्टर ने मुझे पहले बताया था कि इस बीमारी में मुझे मेमोरी लॉस हो सकता था, लेकिन मुझे लगा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा ही हो रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो तुम मुझे छोड़ देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें भी भूल जाऊँ। ये सुनकर युनवू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हम चोन दहाई को देखते हैं जो कि गेम खेल रही होती है। सूचोल भी गेम खेल रहा होता है लेकिन तभी वो लॉग आउट कर देता है। तो चोन कहती है कि इसने ऐसा क्यों किया, क्या कुछ हुआ होगा। तभी उसके घर के बाहर कोई आता है और दरवाज़ा खोलती है और देखकर काफ़ी शौक हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कौन होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। वही हम सूचोल को देखते हैं जो कि युनताई को कह रहा होता है कि मुझे बॉक्सिंग सिखाओ, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पहले मैं युनसंग को पंच करने वाला था लेकिन मैं ही गिर गया, मैं उसे पंच नहीं कर पाया। और फिर युनताई सूचोल को बॉक्सिंग सिखा रहा होता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि हेन की फैमिली से मिलने के लिए आती है। किमसोन कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? युनवू कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है।
और यूनवो से सीक्रेट फंड के बारे में बात करता है। तो ब्योमजून कहता है कि क्या वो मलेशिया में है। यूनवो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मलेशिया में है, मुझे लगता है कि वो कोरिया आ चुका है। तो ब्योमजून कहता है कि वो सारा पैसा चेयरमैन का है। यूनवो कहता है कि बेहोश होने से पहले चेयरमैन ने वो सारा पैसा सियोली को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ग्रेस कहती है मुझे नहीं लगता कि वो पैसा सियोली के पास है, क्योंकि मैंने चुपके से सियोली की बात सुनी थी और वो चेयरमैन को कह रही होती है कि मुझे बताओ कि मेरा सीक्रेट फंड कहाँ पर है। और फिर ग्रेस उन्हें बताती है कि क्वीन ग्रुप के एक डायरेक्टर ने एक गोदाम को खरीदा है, मुझे नहीं लगता कि वो सामान के लिए होगा। सोजोल कहता है मुझे लगता है कि वो पैसों के लिए हो सकता है। फिर हम यूनसंग को देखते हैं, उसके पास कुछ मेल्स आते हैं और उनमें से एक मेल उसे गोदाम की तरफ से होता है जिसके बारे में ग्रेस जिक्र कर रही थी। फिर हम हिन और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि उसे गोदाम के बाहर होते हैं और ग्रेस उन्हें कहती है कि मैं अंदर एक सीक्रेट एजेंट बनकर जाऊंगी और तुम सभी मेरे डीलर होंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर ग्रेस अंदर जाती है और वो वहाँ पर उस आदमी से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि सुचुल चाइना से है जो कि आपसे मिलना चाहता था। और उसके बाद मौका देखते ही हेइन एक रूम में आती है, वहाँ पर पहले से ही यूनवो होता है और यूनवो अपने आदमी को वहाँ का सारा डाटा अपने पास ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। और यूनसंग उसी ऑफिस में कॉल भी कर रहा होता है, लेकिन यूनवो उस टेलीफोन की वायर निकाल देता है। और फिर ग्रेस और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूनवो और हेइन बाहर आते हैं, बाहर काफ़ी बारिश हो रही होती है। हेइन को ठंड लग रही होती है तो यूनवो से अपना कोट देता है और कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं भी गाड़ी लेकर आता हूँ। हेइन कहते हैं कि ठीक है। फिर हेइन को थोड़े चक्कर फील होने लगते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर यूनवो अम्ब्रेला लेकर आता है। हेइन उसका हाथ पकड़कर खड़ी होती है और कहते हैं कि तुम काफ़ी जल्दी आ गए। फिर हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं। यूनवो नोटिस करता है कि उसे एक गाड़ी फॉलो कर रही होती है। यूनवो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आने लगता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी को टर्न कर लेता है और वहाँ से दूसरे रास्ते की तरफ चला जाता है और देखता है कि अब उसकी गाड़ी के पीछे वो गाड़ी नहीं होती। और तभी उनके सामने ही एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़का बाहर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो यूनवो होता है। और उसे देखकर हेइन काफ़ी चौंक जाती है और हेइन देखती है कि उसकी गाड़ी में यूनवो नहीं बल्कि यूनसंग होता है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूनवो के फ्रेंड कमेंट पढ़ रहे होते हैं और यूनवो को बताते हैं कि लोग तुम्हें लेकर गलत कमेंट कर रहे हैं कि तुमने हेइन से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, तो हमें इनके अगेंस्ट केस करना चाहिए। यूनवो कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इन सभी को इग्नोर करो। तभी वो कहता है कि एक नेगेटिव कमेंट हेइन को लेकर भी है। लोग कह रही है कि हेइन अपनी बीमारी का नाटक कर रही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये देख कर यूनवो काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि पता करो ये कमेंट किसने किया है और इसके ऊपर केस करो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। होप सो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइज, अब मिलते हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 12 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।